नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप। मोतीलाल ओसवाल एनसीएनबीसी आवाज स्टूडियो से। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे यहां पर जो ड्यूटी घटी है एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल डीजल पे, उससे क्या इम्पैक्ट यहां पर ओवरऑल इकोनॉमी, कंपनीज और पेट्रोल डीजल के प्राइसेस पे रह सकता है। साथ ही यहां पर बात करेंगे रुपए की, जहां पर और नया रिकॉर्ड लो हमने यहां पर बनता हुआ देखा है। 94 के स्तर तो निकले ही, 94.5 पर अब आकर रुपया यहां पर ठहरता हुआ दिखा है। किस तरह के मूव्स यहां पर आगे जाकर देखने को मिल सकते हैं, इस पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा, फॉरेन एक्सचेंज एक्सपर्ट KN डे एंड कोटक सिक्योरिटीज से कायनात चैनवाला। आपके सामने पहले रुपया लेके आएंगे, क्योंकि जिस तरह की गिरावट हमने यहाँ पर लगातार बनते हुए देखी है, अब कुछ यहाँ पर चिंताजनक बनने लगी है। हम जानते हैं कि पिछले एक हफ्ते से, वेडनेसडे से, यहाँ पर RBI ने इसमें कोई इंटरवेंशन भी नहीं की है और जिसका इम्पैक्ट यहाँ पर रुपए पे बनता हुआ नजर आया है। ये रहा रुपया आपकी स्क्रीन पर, ये रिकॉर्ड लोज पर कारोबार है। 0.6% की गिरावट है और 94.5 पर यहाँ पर रुपया एज ऑफ नाउ कारोबार करता हुआ। मिस्टर डे, नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरह से रुपए की यहाँ पर गिरावट है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती हुई, हम जानते हैं कि RBI ने यहाँ पर नियरली $15 बिलियन रुपये इंटरवेंशन पे यहाँ पर खर्च किया है। पिछले 2-3 दिनों में ये इंटरवेंशन काफ़ी कम हुई है, कमज़ोर हुई है और रुपए की गिरावट और भी तेज़। किस तरह से आप रुपया देखते हैं, RBI की कोशिश और साथ ही साथ इंटरनेशनल क्यूज? गुड मॉर्निंग। पहला क्या, आई थिंक दिस इज अ वेरी शॉर्ट वीक। कमिंग वीक भी जो है खाली आई थिंक देयर आर टू वर्किंग डेज भी है। बट कमिंग ऑन द रूपी फ्रंट, प्रेशर इज गोइंग ऑन। आई थिंक प्रेशर विल कंटिन्यू, बट काफी मिक्स सिग्नल्स आते हैं। यूएस प्रेसिडेंट से समथिंग, इट इज इमीडिएटली उसको रिवर्स हो जाता है फ्रॉम कमेंट्स फ्रॉम ईरान। So it's very difficult to gauge कहाँ तक, कितना दिन तक वॉर चलेगा, whether it will go for 5 days, 10 days, 15 days, we don't know. But I think US has extended the time limit from 5 days to 10 days, which is ending on April 6th. But on the rupee, जिस तरह से रुपी गिर रहा है, I feel there has to be somewhere कहाँ ना कहाँ इसका stoppage होना चाहिए, because इस geopolitical issue में the India most affected is the energy prices, and they are around 100-115 का रेंज में चल रहे। The other thing जहाँ पे हम रुपी प्रेशर आ रहे हैं वो है FII's outflow, जो FPIs बेच के जा रहा है because of volatility in the rupee, because of this crisis। इस महीना till Wednesday, I think about 12 to 13 billion dollar एक ही महीने में गया है, which is the highest in last maybe 5-6 years। इतना बड़ा रकम कभी गया नहीं। तो along with this war, I think the biggest problem for Reserve Bank is to also see that the outflow gets reduced. $13 billion in less than in a month is too high a pressure। This is one thing। आप अब देखेंगे खाली January 1st से आज तक rupee almost it has fallen down by 5%, and in last this month itself the rupee has come down around close to around 3.9 to 4% गिरा है। And if you take the full financial year, April till today, the rupee has fallen almost 10%. So whenever the correction comes on the rupee, maybe today, maybe next week, the rupee will correct at least 2 to 2.5%. But things are very bad. At the same time, the positive sign also is that we learned that Mitsubishi and Shriram Finance have signed a deal this week, and probability by the first half of April we could receive around $4.4 billion, which can add some, which can reduce rather some stress on the rupee if that $4.4 billion comes in. So going forward, the weakness of the rupee should correct somewhere or the other, and hopefully the war should come to an end as fast as we can. मिस्टर डे, वर्स्ट के सिनारियो रुपए के लिए क्या देखते हैं? क्योंकि ज़्यादातर बैंक्स, ब्रोकरेजेस, एक्सपर्ट्स जिनसे हमने बात की थी, उनका अंदाज़ा था कि 94.5, 95 के आसपास आके रुपया थम जाएगा। लेकिन जिस तरह की गिरावट हमने आज आते हुए देखी है, एंड द फैक्ट कि 94.5 बहुत इजीली निकलता हुआ नजर आया, एक वर्स्ट के सिनारियो यहाँ पर अब क्या बन सकता है? Manisha, it is very difficult to give a level, even 95 बोलना, 95, 50, whatever level बोलना बहुत ही मुश्किल। जैसे आज सवेरे खुला 94.13 पे, और suddenly there was a short covering, also some PSU banks buying, maybe some defense or whatever oil payment. To give you a level कहाँ तक जाएगा, it's very difficult।
because I myself don't know when the war will end. I myself don't know what जब ये यूएस का प्रेसिडेंट कुछ अनाउंस करते हैं बाद में उसका रिवर्सल हो जाता है. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेस कहाँ चल रहा है. तो लेवल मैडम देना बहुत मुश्किल है. बट यस, थोड़ा आई थिंक वेरी शॉर्टली, मे बी होपफुली बाय वीक और 10 days वी शुड सी दिस crisis to come to an end. Hopefully that will, so maybe it could touch 95 or 95.50 any level. But कहाँ वहाँ से कहाँ से भी correction आएगा. The correction would be at least 2 to 2.5%, madam. मिस्टर डे, काफी लोगों का ये भी मानना है कि आरबीआई को शायद रुपए को 90 के आसपास ही डिफेंड कर देना चाहिए था. 90 का स्तर निकलने के बाद ही हमने ये शार्प डिक्लाइन आता हुआ देखा है. Well, I don't think that, because certain things, when rupee is falling, and in fact most of the Asian currencies we are देखेंगे, they all have fallen. There is nothing, उसको ही खाली रुपये को पकड़ के रहेंगे. थाईलैंड बात, इंडोनेशियन रुपया, कोरियन वॉन, सभी करेंसी खाली CNY छोड़ के बाकी मोस्ट ऑफ द एशियन करेंसीज हैव फॉलन. तो आर्टिफिशियली होल्ड रुपी एंड हमारे रिजर्व को खत्म करने के लिए, आई डोंट थिंक दैट वाज द राइट पॉइंट. आई थिंक आरबीआई दे आर सेलिंग ओनली टू स्टॉप द वोलेटिलिटी, और स्पीड ब्रेकर के जैसा एक्ट करते हैं. दैट्स बेटर. एंड कहाँ ना कहाँ इसका तो एंड है बहुत जल्दी. बट मार्केट ड्रिवन जो होता है वो भी एक होना चाहिए पार्शियली. खाली स्पेकुलेटिव मूवमेंट के लिए आरबीआई इंटरवेंशन और कम करते हैं. आई थिंक दैट इज फेयर इनफ, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एशियन करेंसीज आप देखोगे ये महीना में इट हैज ऑलरेडी फॉलन 3.5 to 4%. आई डोंट थिंक रुपी हैज डन एनीथिंग एल्स, बट आवर करेक्शन ऑल्सो वुड बी क्वाइट सून. एक बार वो रुपी स्टेबिलाइज हो जाएगा, देन वी विल सी जो आउटफ्लोज आ रहे हैं एफपीआई का, दैट कुड बी रिड्यूस, एंड दैट इज व्हाट वी आर वेटिंग टू सी. अगर एफपीआई आउटफ्लो थोड़ा कम हो जाए और वी सी सम पॉजिटिव फ्लोज कमिंग इन विच बाय स्टार्ट ऑफ अप्रैल, I think we will see some good news coming through. पॉइंट टेकन. मिस्टर डे, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने का. एक्चुअली आपके जाने से पहले एक और चीज़ यहाँ पर बॉन्ड मार्केट्स को लेकर है, जहाँ पर 7% के आसपास के स्तर अब यहाँ पर बनते हुए नजर आए हैं. बॉन्ड्स क्या बताते हैं? ऑफ कोर्स रेट साइकिल चेंज तो एक चीज़ यहाँ पर है ही, लेकिन इस सब का इम्पैक्ट हमने बॉन्ड्स में भी आता हुआ देखा है. वो तो जब रुपये में आता है बॉन्ड में भी आ जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली देयर आर विद ब्रेंट गोइंग अप, द इन्फ्लेशन माइट आल्सो गो अप, and inflation goes up, rate cut, so तभी तो नहीं है. Possibility of some rate hikes coming in later, maybe there, may not be there. So up to yields are also going up. So maybe the sharp correction we will see coming soon, very shortly. And the coming policy, I think RBI will have to take a call how to get it. But I think the yields also will top up very shortly now. मिस्टर डे, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने का. तो ऑफ कोर्स जहां तक करेंसी की बात है, ऑल टाइम लोज यहाँ पर, कच्चा तेल 100 के ऊपर है, एफआई आउटफ्लोज है, इक्विटी मार्केट का हाल आपके सामने है. वो तो सारी चीजें यहाँ पर मनी मार्केट्स को भी इम्पैक्ट करती हुई. हमारे साथ अब नरेंद्र तनेजा जी भी जुड़ चुके हैं. नरेंद्र जी, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए. सबसे पहले आपकी सेंस यहाँ पर कच्चे तेल के प्राइसेस पे और एक्साइज ड्यूटी कट को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, अभी कच्चे तेल की प्राइसेस जो मार्केट में चल रही हैं वो तो एक कहानी है, वो हम लोग सब देख ही रहे हैं, पर्दों पर देख रहे हैं. लेकिन हमें ये भी साथ में देखना होगा जो इंडियन बास्केट है उसकी क्या कीमत है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था के लिए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रांड की क्या कीमत है वो तो अहमियत रखता है, लेकिन साथ में ये जो इंडियन बास्केट है उसकी क्या कीमत है वो ज्यादा मायने रखता है. और क्योंकि इंडियन बास्केट जो है का जो करंट प्राइस है ब्रांड से उससे कहीं ज्यादा है. 140 का लोग भी बोल रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है कि $150 पर बैरल पे इंडियन बास्केट. तो क्योंकि हम जो है इस समय सारा फोकस ये है कि चाहे जहां भी मिल रहा है, जिस दाम पे मिल रहा है, जैसे मिल रहा है, हाँ, तो उसको लेकर के आया जाए, उसको तेल को लेकर के आया जाए, एलपीजी को लेके आया जाए, एलएनजी को लेके आया जाए. तो इंडियन बास्केट काफी थोड़ी ज्यादा है और इसलिए अभी कोशिश यही है. मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है सरकार को ऐसा लग रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज शायद काफी बड़े स्तर पर खुल जाएगी. हो सकता है 100% ना खुले, लेकिन खुल जाएगी. भारत का प्रयास है, G7 का प्रयास है, फ्रांस के साथ मिलकर भी भारत काम कर रहा है. नेवी के भी हमारे इंडियन नेवी के 3 जहाज वहां भेजे गए हैं और कुल मिला के ईरान भी थोड़ा अकोमोडेट कर रहा है, सऊदी अरब भी चाहता है ये खुल जाए. तो ऐसा लग रहा है कि आंशिक रूप से आंशिक लेकिन स्थायी रूप से शायद स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए. और ये जो सरकार ने आज एक्साइज के जिसने आपने जिक्र किया, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार की एक तो ये कोशिश है कि जो आम उपभोक्ता है उसको कहीं ना कहीं इंसुलेट करो, उसको प्रोटेक्ट करो, जिससे उसके ऊपर जो है उसका जो युद्ध चल रहा है उसकी ज्यादा आंच उसके ऊपर ना आ पाए. तो कोशिश ये है. दूसरी तरफ जो सरकारी कंपनियां, खासतौर से सरकारी कंपनियां जिनकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से तेल लाएं, प्रोसेस करें
और उसको पूरे देश के अंदर पहुंचाएं, जो उनकी वित्तीय स्थिति है, उनकी जो बैलेंस शीट है वो बहुत ज्यादा खराब ना हो जाए। क्योंकि अगर उनकी बैलेंस शीट खराब होगी तो उनको फिर क्रेडिट लेने में दिक्कत होती है, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जो तेल लेकर के वो आते हैं, जो थोड़ा बहुत क्रेडिट लेने का प्रयास भी करते हैं, तो उसमें फिर दिक्कत आ जाती है, तो और उससे फिर दाम पे भी असर पड़ता है। तो कोशिश है कि इनकी जो बैलेंस शीट है वो बिल्कुल जो है थोड़ा दुरुस्त रहनी चाहिए। तीसरा, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि शायद जो है वो युद्ध जो है बहुत लंबा ना चले, तो कहीं ये कैलकुलेशन लेके चला था। लेकिन जो भी सरकार ने किया है मुझे लगता है कि काफी अनप्रेसिडेंटेड है और हिम्मत भी बहुत बड़ी है, और साथ में ये भी है, ये इस बात की भी कंसर्न है कि आम उपभोक्ता को जहां तक संभव हो सके उसको इंसुलेट करो, उसको बचाने की कोशिश करो। नरेंद्र सिन्हा जी, पिछले क्वार्टर्स ही हम ये बात कर रहे थे कि किस तरह से यहाँ पर ओएमसी की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर बेहतर होनी शुरू हुई है, उनके मार्जिन यहाँ पर बेहतर हुए हैं, और जिस तरह के स्टेप्स अब देखने को मिल रहे हैं, जिस तरह से कच्चे तेल है और सरकार की जो यहाँ पर कोशिशें भी हैं, आपको लगता है कि एक बार फिर से प्रेशर में आता हुआ नजर आएगा? देखिए, एक चीज हमको ये नहीं भूलनी चाहिए कि जो ऑयल होता है वो एक पॉलिटिकल कमोडिटी होता है पूरी दुनिया के अंदर। आपने भी देखा, अमेरिका अगर लगा हुआ ईरान के ऊपर तो ऊपर से कुछ भी नजर आता हो, लेकिन अंदर की कहानी यही है, उसको ईरान का तेल चाहिए और उसका गैस चाहिए, वो चाहता है उसके ऊपर उसका दबदबा रहे। खुद अमेरिका की ना जरूरत हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, दुनिया की पॉलिटिक्स में जिसका तेल के ऊपर दबदबा है, तेल पे कब्जा है, वही दुनिया का बॉस है, वही दुनिया का दादा है। अमेरिका जानता है, इसलिए उसको तेल चाहिए। तो ये पीछे की कहानी, अंदर की कहानी तो तेल और गैस है ईरान की। अब लेकिन हमारे यहाँ देश में, जैसे आपने जो प्रश्न किया, उसमें ये है कि यही मुख्यतः कंपनियां हैं। हालांकि प्राइस जो है वो डीरेगुलेटेड है, सरकार की कोई भूमिका नहीं होती औपचारिक रूप से अगर आप देखते हैं, लेकिन ये इन कंपनियों को श्वास रहे। तो अभी तो आपकी बात, मुझे भी ऐसा लगता है कि जो हालात चल रहे हैं और जिनको मैंडेट है इन कंपनियों का, सरकारी मैंडेट तो यही है, ठीक है, प्रॉफिट कमाओ पे कंपनियों, लेकिन अंदर से ये मैंडेट बहुत बड़ा है कि हर हालत में उपभोक्ता को तेल पहुंचाओ, डीजल पहुंचाओ, एलपीजी पहुंचाओ, और ज्यादा दाम उनसे मत लो। तो अंदर का मैंडेट तो यही है। तो सरकार ने अपनी ड्यूटी कम करी है, और लेकिन इसलिए कि जो सरकारी जो कंपनियां हैं ये इनका सामर्थ्य भी बना रहे हैं, उनकी बैलेंस शीट भी बना रहे हैं। तो आपकी बात सही है, जो पिछले क्वार्टर में हमने देखा था, आने वाले क्वार्टर के अंदर वो कहानी तो बदलेगी। अगर युद्ध लंबा चलता है तो फिर ये कहानी तो दबाव में रहने वाली है। एक फाइनल सवाल मिस्टर तनेजा, और क्रूड के प्राइसेस को लेकर है ये, जहां पर हमने $100 भी होल्ड होता हुआ देखा है। ये पूरा हफ्ता तो $100 के ऊपर रहा, पिछले हफ्ता भी आधा हफ्ता हमने $100 बरकरार आता हुआ देखा है। अगर एवरेज निकाली जाएगी मार्च के महीने की तो काफी ऑन द हायर साइड होगी। किस तरह के क्रूड प्राइसेस रेंज अब हम यहाँ पर अप्रैल की तरफ बढ़ता हुआ देख रहे हैं? देखिए, युद्ध ने बहुत सारे फंडामेंटल्स बदल दिए हैं। अब पहले हम लोग पूरी दुनिया में बात करते थे, भाई ब्रेंट का ये हैगा, बेंचमार्किंग इतनी है, और ज्यादातर जो ब्रेंट होता था, अगर दुनिया के बाजार में वो $90 चल रहा है, तो हम भारत में भी 90 नहीं तो 90 की जगह भारत की इंडियन बास्केट को हम 90 की जगह 86 पे लेके चलते थे, 86 लेके चलते। इंडियन बास्केट हमेशा नीचे होती थी, अगर आप इतिहास उठा करके देखते हैं। आज की स्थिति यह है कि इंडियन बास्केट भी ऊपर है, चाइनीज बास्केट भी ऊपर है, जापान की बास्केट का भी लगभग वही हाल है, पाकिस्तान की बास्केट का तो बहुत ही बुरा हाल है, बांग्लादेश तो स्ट्रगल कर रहा है, श्रीलंका बुरी हालत में है। तो इसलिए जो अंतर्राष्ट्रीय जो कीमत स्क्रीन पे आज दिखती है, ट्रेडर्स की स्क्रीन पे, वो एक दाम है। और वो मुझे लगता है कि जो अगर युद्ध जो है थोड़ा लंबा चलता है तो कहानी बढ़ेगी। लेकिन युद्ध से भी सारी बात है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज की है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज जितनी जल्दी खुलती है, और अगर खुल पाती है और उस पर ईरान का दबदबा नहीं हो जाता, जैसे ईरान कह रहा है कि आने वाले समय में वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर टोल लगाएगा, हर जहाज से $1 $2 मिलियन लेगा। अब इसका मतलब हुआ कि सऊदी अरेबिया की जो एनर्जी ऑटोनॉमी है वो तो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, कुवैत की भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, तो अर्थशास्त्र उससे बदलेगा और उसका इम्पैक्ट कीमतों पे आएगा। लेकिन क्या अमेरिका ऐसा होने देगा, क्या सऊदी अरब ऐसा होने देगा, इस कहानी को भी हमको देखना है। लेकिन आज की स्थिति यह है कि अमेरिका युद्ध नहीं जीत रहा है और ईरान युद्ध नहीं हार रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर तेल किधर जाएगा और तेल की धार क्या होगी और तेल का अर्थशास्त्र क्या होगा, अभी तो सब कुछ बहुत ही डायलेमा के अंदर, बहुत परेशानी में, कुछ भी प्रेडिक्ट करना मुश्किल। प्रेडिक्ट तो सोच लीजिए, अभी तो ठीक से एनालाइज करना भी मुश्किल। आई गेट योर पॉइंट। जी हाँ, सिचुएशन काफ़ी फ्लूइड है, अनसर्टन है, और इसलिए कुछ कह पाना मुश्किल है। लेकिन एज ऑफ नाउ जिस तरह के यहाँ पर पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं, लगता यही है कि कुछ चिंता का विषय यहाँ पर बना रह सकता है। और ऑफ कोर्स जैसे कहा गया कि ओएमसीज के मार्जिन को यहाँ पर देखना होगा, वो शायद अंडर प्रेशर आते हुए नजर आए अगर कच्चा तेल यहीं रहता है और इंडियन प्राइसेस भी नहीं बढ़ाए जाते। हमारे साथ अब कोटक सिक्योरिटीज से कायनात चिनवाला है। कायनात, नमस्कार। आप कैसे देखती हैं क्रूड प्राइसेस को, यहाँ से क्या करने की राय है?
डेफिनेटली क्रूड में अभी ये महीने में हमने जो मोमेंटम देखा है ओवरऑल कंप्लीटली डिफरेंट था। जो हम स्टार्ट में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्रूड ऑयल प्राइसेस थोड़े से प्रेशर में रहेंगे इस साल, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट बहुत सरप्लस में है। तो वो पूरा थ्योरी अभी स्विच हो गया है। अभी मार्केट्स को कंसर्न है कि डेफिसिट में नहीं आ जाए, एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो रिस्ट्रिक्टेड फ्लोज है उसके कारण एक काफी क्रूड ऑयल प्राइसेस में एक हमने तेजी देखी है। उसके अलावा जो रिसेंट पास्ट में प्राइसेस को जो इतना वॉलेटाइल रखा है ऑयल प्राइसेस को, वो है बहुत मिक्स्ड मैसेजिंग यूएस की तरफ से, ईरान की तरफ से। वॉर को लेके कोई क्लैरिटी है नहीं, जिसके कारण एक आप बोल सकते हैं एक पॉजिटिव प्रेशर ही मिल रहा है क्रूड ऑयल प्राइसेस को, क्योंकि जब तक कोई एक क्लियर डीएस्केलेशन नहीं होगा तब तक प्राइसेस के अंदर एक जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम जो है वो बना रहेगा। एंड हम सीबॉन जो फ्लोज हैं उसको लेके जो रिस्क बना हुआ है वो हमें ऑलरेडी जो ब्रेंट और WTI के प्रीमियम में वो दिख रहा है। ऑलरेडी $14 का ब्रेंट ट्रेड कर रहा है प्रीमियम पे कंपेयर टू WTI। सो जब तक ब्रेंट प्राइसेस एलिवेटेड रहेंगे, जब तक ये रिस्क बना रहेगा, तो डेफिनेटली एक अपसाइड प्रेशर ही रहेगा। फिलहाल भी हम थोड़ा सा पॉजिटिव ही देख रहे हैं प्राइसेस को। अभी अगर मैं MCX पे बात करूं तो 8400 के आसपास एक अच्छा स्टॉप हमें देखने को मिल सकता है। एंड ऑन दी अपसाइड 9700 के आसपास के लेवल्स आप देख सकते हो इन द नियर टर्म। बट सलाह यही रहेगी कि कोई भी ट्रेड अगर आप लेते हैं तो आप उसको वीकेंड में कैरी नहीं करें, बिकॉज बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो जाते हैं मार्केट्स, एंड वी ओपन अप विद अ गैप अप और गैप डाउन ऑन मंडे, सो वो रिस्की हो जाता है। पॉइंट टेकन। कायनात, सोने चांदी में क्या करने की राय है, क्योंकि हल्की सी गिरावट यहाँ पर आज सुबह सवेरे फिर देखने को मिली? जी, गोल्ड सिल्वर में देखिए इट्स कंप्लीटली बोगो ट्रेड। हम जैसे कह रहे हैं कि ब्रेंट ऑन ब्रेंट ऑफ, तो जैसे ब्रेंट प्राइसेस हायर होते हैं और ब्रेंट प्राइसेस एलिवेटेड होते हैं तो वहां पे गोल्ड एंड सिल्वर में हमें प्रेशर को देखने को मिलता है। सो यूजुअली जियोपॉलिटिकल रिस्क के कारण हम हमेशा देखते हैं कि गोल्ड सिल्वर में एक तेजी देखने को मिलती है। इस बार वो तेजी इसलिए नहीं देखने को मिल रही है बिकॉज लिक्विडिटी प्रेशर है ओवरऑल। जिस तरह का सिचुएशन अभी वेस्ट एशिया में है उसके कारण बहुत लिक्विडिटी प्रेशर है, जिसके कारण सारे एसेट क्लासेस में इंक्लूडिंग गोल्ड एंड सिल्वर हमें एक सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। जब तक ये लिक्विडिटी प्रेशर ईज नहीं होता है, जो एस्केलेशन जो रिस्क है वो ईज नहीं होता है, तब तक गोल्ड सिल्वर में ये प्रेशर बना रहेगा। हालांकि अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर में एक $67 के पास एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है। तो अगर आपको ट्रेड करना है तो आप बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। तो अराउंड 2,18,000 के बिलो आप स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 2,35,000 टू 2,40,000 के। ये ट्रेड फिलहाल हमें सिल्वर में अभी देखने को मिल रहा है। बट वही है, अगेन आई जस्ट रिआइटरेट कि वीकेंड में कैरी नहीं करें अपने पोजीशंस। वेल, दैट पॉइंट इज वेल टेकन। आशा है हमारे व्यूअर्स ने भी वो सुना होगा कि जिस तरह के बाजार हमें वीकेंड्स में यहाँ पर ज्यादा मूवमेंट देखने को मिलती है, तो वो गैप अप गैप डाउन से बचने के लिए ट्रेड्स कैरी ना करें। CNBC आवाज एंड इंडिया बॉन्ड्स प्रेजेंट बॉन्ड स्ट्रीट। नमस्कार, स्वागत है आपका। और बॉन्ड बाजार की हलचल यहाँ पर काफी ज्यादा है। सरकारी बॉन्ड्स यील्ड्स में यहाँ पर लगातार तेजी देखने को मिली है। अब बाजार में आने वाली जिस तरह की दिक्कतें हैं उनका सीधा असर हमने यहाँ पर मनी मार्केट्स पे आता हुआ देखा है। और जिस तरह के हालात हैं, ऐसा लगता है कि जो करंट फाइनेंशियल ईयर है ये काफी हद तक रफ खत्म होने वाला है मनी मार्केट्स के लिए। वेल, 10 साल की यील्ड 7% के बहुत करीब हैं फिलहाल, और ये पूरा इस वजह से है क्योंकि डॉलर के मुकाबले रुपए में रिकॉर्ड गिरावट यहाँ पर जारी है। 94.60 जैसे लेवल्स हमने यहाँ पर आते हुए देखे हैं। और रुपए की जहाँ तक बात की जाए, इस करंट क्वार्टर में, इस फाइनेंशियल ईयर में भारी गिरावट के साथ कारोबार है। वैसे करंट फाइनेंशियल ईयर की यहाँ पर बात की जाए तो करीबन 10%, और करंट क्वार्टर की बात की जाए तो करीबन 5% की गिरावट हमने अब तक यहाँ पर रुपए में आते हुए देखी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल में जिस तरह की तेजी है उसका भी असर है। $108 प्रति बैरल के आसपास कच्चा तेल है। भारत, आपको याद दिला दें कि अपनी ज़रूरत का 85% कच्चा तेल इंपोर्ट करता है, और इस वजह से ना सिर्फ करंट अकाउंट डेफिसिट बल्कि महंगाई बढ़ने का भी खतरा है। इक्विटी मार्केट्स का हाल हम देख ही रहे हैं, जहां पर एक सेल ऑफ है, FII आउटफ्लोज हैं, और बाजार को लगता है कि जिस तरह का आउटफ्लो हमने यहाँ पर आता हुआ देखा है उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा जिस तरह से स्टेट्स की तरफ से हमने यहाँ पर इशुएंसेस या बॉन्ड सप्लाईज आते हुए देखी हैं, 12.3 लाख करोड़ एक रिकॉर्ड नंबर के तौर पर FY26 में बनता हुआ नजर आ रहा है।
रुपए को बचाने के लिए आरबीआई ने मार्च में करीबन 15 बिलियन रुपए की यहाँ पर बिकवाली करी है और जिस तरह से रुपए को सपोर्ट करने के लिए डॉलर बेचे गए हैं उसके साथ साथ आरबीआई का नेट शॉर्ट डॉलर पोजीशन यहाँ पर $100 बिलियन के आसपास है, जो कि जनवरी में $67 बिलियन था। तो क्लियरली काफ़ी बड़े नंबर्स हमने यहाँ पर मूव होते हुए देखे हैं, जिसका भी असर यहाँ पर बॉन्ड्स पर है। AAA नॉन SLR कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में यहाँ पर कुछ सपोर्ट ज़रूर लगातार बनता हुआ नजर आया है। इवन एज गवर्नमेंट यील्ड्स में हमने यहाँ पर एक मूवमेंट आते हुए देखी है, लेकिन कॉर्पोरेट बॉन्ड यील्ड 7.25% के आसपास है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स मार्केट में स्ट्रक्चरल ग्रोथ बनते हुए भी नजर आई है और आपके समक्ष रखें कि 2025 में 12 लाख रिटेल ट्रेड्स यहाँ पर बनते हुए नजर आए थे। FY26 के नंबर्स बहुत जल्द आएंगे और बाजार को लगता है कि इन नंबर्स में और इम्प्रूवमेंट यहाँ पर बनता हुआ दिखेगा। CNBC Awaaz and India Bonds present Bond Street.